कभी कभार लो फील करना एक सामान्य बात है, लेकिन जब ये एहसास बहुत समय तक बना रहे और आपका साथ ना छोड़े तो यह डिप्रेशन या अवसाद हो सकता है। हम सब जिंदगी में कभी ना कभी थोड़े समय के लिए नाखुश होते हैं, मगर डिप्रेशन यानी अवसाद उससे कहीं ज़्यादा गहरा, लंबा और ज़्यादा दुखद होता है। इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी से रुचि खत्म होने लगती है और रोज़मर्रा के कामकाज से मन उचट जाता है। ऐसे में जीवन बड़ा नीरस और खाली खाली सा लगने लगता है। ऐसे में ना दोस्त अच्छे लगते हैं और ना ही किसी और काम में मन लगता है। लाइफ होपलेस लगने लगती है और पॉजिटिव बातें भी निगेटिव लगने लगती हैं। हम सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी सफलता मिलने पर बहुत खुशी मिलती है तो कभी असफल होने पर इंसान दुखी हो जाता है। कई बार लोग छोटे मोटे दुख को भी डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन नॉर्मल सैडनेस से बहुत अलग होता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है डिप्रेशन के सिम्टम्स और कारणों को समझने की और फिर इसका इलाज करने की। आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं डॉक्टर ईशा शर्मा से, जो है MBBS गोल्ड मेडलिस्ट, MD साइकेट्री, फेलोशिप जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ MIPS MIAGH। नमस्कार, आप देख रहे हो इन न्यूज़ और मैं आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में, जहाँ हम आपको रूबरू कराते हैं, रोगों से जानकारियाँ देते हैं, मिलवाते हैं डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स से। और आज इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है चंदन हॉस्पिटल से डॉक्टर ईशा शर्मा। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें कोई शारीरिक बीमारी होती है तो उसका इलाज करना बहुत आसान होता है, पर अगर किसी इंसान को कोई मानसिक बीमारी है तो उसका पता लगाना और उसका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे मैम से कि मैम, डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक बहुत कॉमन साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या मेंटल हेल्थ इशू है, जो कॉमनली हमारी कंट्री में या पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कॉमन है। एक इमोशनल स्टेट होती है जिसमें आदमी को कुछ अच्छा नहीं लगता, एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, थकान सी महसूस होती है, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है और इस तरह के सिम्टम्स होते हैं कि उसको अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में हर चीज़ नेगेटिव लगने लगती है, कोई खुशी महसूस नहीं होती। मैम, कई बार ऐसा होता है कि हम एंग्जाइटी को डिप्रेशन समझ बैठते हैं, तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी में क्या अंतर होता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, ये अमूमन देखा जाता है। हमारी ओपीडीज़ में भी जो पेशेंट आते हैं वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का डिफरेंस नहीं समझ पाते। डिप्रेशन और एंग्जाइटी ज़्यादातर साथ में भी पाई जाती है, इसलिए शायद ये कन्फ्यूजन रहता है पेशेंट्स को। डिप्रेशन, जैसा कि मैंने बताया, सैडनेस, उदासी जो आपकी परसिस्टेंट होती है। एंग्जाइटी एक फीलिंग होती है एप्रीहेंशन की, मतलब एक डर सा बना रहना, एक बेचैनी, रेस्टलेसनेस, फीलिंग ऑन द एज। ऐसा लगता है पेशेंट को कि कुछ अच्छा सा नहीं होगा, मसल टेंशन बना रहता है। कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे सांस फूलती है, चेस्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन, भारीपन पेशेंट्स आके बताते हैं, पैल्पिटेशंस या धड़कन बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आना। इस तरह के सिम्टम्स एंग्जाइटी के पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं। मैम, तो जैसा आपने बताया कि डिप्रेशन क्या होता है और डिप्रेशन और एंग्जाइटी में डिफरेंस क्या होता है, तो क्या डिप्रेशन के कुछ टाइप्स या प्रकार भी होते हैं। हाँ, डिप्रेशन के टाइप्स और प्रकार होते हैं। डिप्रेशन के दो कॉमन ब्रॉड क्लासिफिकेशंस जो हम लोग फॉलो करते हैं, वो यूनिपोलर और बाइपोलर डिप्रेशन होता है। यूनिपोलर डिप्रेशन मतलब जिसमें बस डिप्रेशन वाले सिम्टम्स होते हैं। एक पेशेंट को एक बार डिप्रेशन हुआ, ठीक हो गया, तो दोबारा एक जो दूसरा एपिसोड होता है या दूसरी बार जो सिम्टम्स होते हैं वो भी डिप्रेशन के ही होते हैं। बाइपोलर डिप्रेशन में डिप्रेशन के अलावा एक दूसरे तरह के लक्षण पाए जाते हैं जो डिप्रेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, जिसको हम मैनिया या हाइपोमैनिया कहते हैं। इसके अलावा जो डिप्रेशन इटसेल्फ है उसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन विद एंग्जाइटी, एंग्शियस डिप्रेशन, जिसमें एंग्जाइटी वाले फीचर्स भी पाए जाते हैं। मेलनकलिक डिप्रेशन, जो फर्स्ट टाइप का डिप्रेशन है, जो हिपोक्रेटिस ने जिसकी बात की थी, उसमें एक एम्प्टीनेस वाला मूड, एक खालीपन, एक अजीब सा कैरेक्टर ऑफ मूड पेशेंट्स डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं हमको किसी चीज़ में हैप्पीनेस नहीं फील होती, किसी चीज़ में रिएक्टिविटी नहीं होती उनकी, मतलब कितनी भी खुशी की बात आप उनको बता दें, उनको हल्की सी भी खुशी महसूस नहीं होती और बहुत गिल्ट रहता है, मॉर्निंग अवेकनिंग रहती है। और एक पेरीपार्टम डिप्रेशन होता है जिसके बारे में मैं खासकर बताना चाहती हूँ, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी या इमीडिएटली पोस्टपार्टम, मतलब बेबी होने के बाद
बहुत कॉमन है और ये एक खास ध्यान देने वाला महिलाओं के लिए फील्ड है जिसमें हम लोग निग्लेक्ट करते रहते हैं इसको। मैम, डिप्रेशन जो बीमारी है उसके क्या लक्षण होते हैं जिन्हें हमें कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो हमें पहले से दिखने लगते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। डिप्रेशन जैसे कि मैंने बताया एक सैडनेस, एक अच्छा सा नहीं लगना वाली फीलिंग होती है जिसको हम जनरली निग्लेक्ट कर देते हैं ये सोच के कि अच्छा चलो ये हो गया तो नहीं अच्छा है। मगर अगर वो सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं कि आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, लैक ऑफ एनर्जी है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जो चीज़ें आपको पहले प्लेजर देती थी या अच्छी लगती थी, हॉबीज़ थी, उनसे आपको अब खुशी नहीं मिल रही। इसके साथ साथ आपकी रीसेंट चेंजेस आए हैं, कुछ एपेटाइट में भूख नहीं लग रही, वेट लॉस हो रहा है, नींद में कुछ कमी आ गई है या बहुत ज़्यादा सोने लगे हैं आप, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड मतलब रेस्टलेस रहते हैं, एक जगह बैठ नहीं पाएंगे, या बिल्कुल रिटार्डेशन मतलब एक जगह बैठे रहेंगे, किसी चीज़ की इच्छा नहीं करेगी, गिल्ट, कॉन्फिडेंस में कमी आना, कंसंट्रेट ना कर पाना, मेमोरी प्रॉब्लम्स आना, इस तरह के सिम्टम्स, या सुसाइडल थॉट्स आना, सेल्फ हार्म के थॉट्स आना, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के कि सुसाइड करने के, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। मैम, वही हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिप्रेशन की जो बीमारी है उसके क्या कारण या कॉजेज़ हो सकते हैं। डिप्रेशन के बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं और रिसर्चेस अभी भी चल रही हैं, एक डेफिनेट हाइपोथेसिस हम लोग नहीं पहुंच पाए, मगर मोस्ट कॉमन जो हाइपोथेसिस है मतलब जो कॉज माना जाता है वो केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन। हमारे ब्रेन में बहुत सारे सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, जो बहुत सारे केमिकल्स की वजह से काम करते हैं। इन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगते हैं। मगर इसके साथ साथ कुछ जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब आपके किसी के रिश्तेदार में कोई साइकियाट्रिक बीमारी है, या कुछ स्ट्रेसफुल फैक्टर्स, ऑन गोइंग स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट हो रहा है, किसी के साथ कुछ ट्रॉमा हो गया, इस तरह के फैक्टर्स भी इम्प्लिकेटेड हैं। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पुअर कोपिंग मैकेनिज्म्स, डाइटरी फैक्टर्स, पुअर विटामिन B12, D3 इनटेक, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स मिलके डिप्रेशन कॉज करते हैं। मगर जो मोस्ट कॉमन है वो ये ही है कि केमिकल इम्बैलेंस होता है ब्रेन में, जिसको हमको ठीक करना होता है। मैम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो डिप्रेशन की जो बीमारी है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने आयुषी पूछा कि हम डिप्रेशन होने से ही कैसे बचा लें। इसके लिए बहुत बेसिक सा रूल है, जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं उसी तरह हमको अपनी मेंटल हेल्थ का भी एक रेगुलर ध्यान रखना होता है, जिसके लिए बहुत एफर्ट नहीं करनी है। एक रेगुलर रूटीन अगर हम फॉलो करें, जिसमें हम प्रॉपर स्केड्यूल अपना एक बनाएं, जिसमें हेल्दी डाइट रहे, न्यूट्रिशनल इंटेक रहे, प्रॉपर हाइड्रेशन मतलब पानी की क्वांटिटी आप ठीक से लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा नहीं तो 30 to 45 मिनट्स ऑफ लाइट एक्सरसाइज आप कर सकें। साथ में एक एक्टिविटी अपनी डेली लाइफ में रखें जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है, अपनी हॉबीज़ इंक्लूड करें। इसके साथ साथ आप कांस्टेंट वेंटिलेशन करें, यानी कि बातचीत करें अपने नियर एंड डियर वन से, या जिससे भी आप कंफर्टेबल फील करें, और कुछ प्रोडक्टिव वर्क में एंगेज रहें। इससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स। मैम, जैसा आपने अभी बताया था कि डिप्रेशन बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो अगर किसी पेशेंट को वो सिम्टम्स एक अर्ली स्टेज पे कुछ दिख रहे हैं तो क्या उसे उस टाइम पे ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, या फिर हम आपसे यूँ पूछें कि डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए एक पेशेंट को। अमूमन पेशेंट्स जो डिप्रेशन वाले सिम्टम्स होते हैं उनको निग्लेक्ट करते रहते हैं, ये सोच के ठीक हो जाएगा, हम लोग खुद ही मैनेज कर लेंगे। आसपास के लोग भी हमारी कंट्री में, क्योंकि इतना स्टिग्मा है डिप्रेशन को या साइकियाट्रिक बीमारियों को लेके, सोचते हैं कि आप तुम खुद ही ठीक करो, ये कोई लक्षण थोड़ी होते हैं। इसलिए जब आपको फील होने लगे कि कुछ अच्छा नहीं है, अब हमारे हाथ से बात निकल रही है, हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, नींद डिस्टर्ब होने लगी, एपेटाइट डिस्टर्ब होने लग रहा है, आपकी फंक्शनैलिटी इफेक्ट हो रही है, मतलब आप काम में अपनी डेली एक्टिविटीज़ में भी काम नहीं कर पा रहे और प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी इफेक्ट हो रही है, उन सब चीज़ों में तो डिप्रेशन के लिए आपको कंसल्ट करना ही चाहिए। मैम, जैसा कि आजकल हम देखते आ रहे हैं कि बहुत लोगों को डिप्रेशन जैसी बीमारी हो रही है, कई बच्चे होते हैं, कई बूढ़े होते हैं, हर किसी को है, तो क्या डिप्रेशन की बीमारी किसी स्पेसिफिक एज पे होती है या फिर किसी को भी होती है। देखिए, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें डिप्रेशन का इंसिडेंस ज़्यादा माना जाता है, जो कि एडल्ट, एडोलेसेंट, मिडिल एज ग्रुप है। मगर बच्चों को भी डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है और एल्डरली में भी डिप्रेशन बहुत कॉमन है, सीनियर सिटीजन्स में भी, जिसमें भी हम उनका नॉर्मल समझ के इसको इग्नोर करते रहते हैं कि
एज का फैक्टर है इसलिए शायद डिप्रेस्ड है, मगर इट इज़ प्रॉपरली ट्रीटेबल, इसलिए हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चों में भी जो बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, बच्चे शांत हो गए, पेरेंट्स से क्लिंग कर रहे हैं, स्कूल जाने के लिए मना कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, या अडोलेसेंट बच्चे जो नशे की तरफ चले गए, प्रोमिस्क्विटी की तरफ चले गए, वो भी डिप्रेशन का एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है। इसलिए ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है जो डिबार्ड है डिप्रेशन के सिम्टम्स से। मैम आगे बात करते हैं डिप्रेशन की बीमारी के इलाज के बारे में। तो इस बीमारी का सही इलाज क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये अ लॉट ऑफ मिथ्स एसोसिएटेड हैं डिप्रेशन के इलाज से। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, जो माइल्ड डिप्रेशन के केसेस हैं वो बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के, मतलब बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकते हैं, सिर्फ काउंसलिंग से और घर में मेडिटेशन, इस तरह की कुछ टेक्निक से। जो सिवियर डिप्रेशन वाले सिम्टम्स होते हैं उनको हम दवा से ठीक कर सकते हैं, और दवा लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंस फॉर्मिंग दवा नहीं होती। इसलिए कुछ दिन दवा खा के, या कुछ जितना भी आपके ट्रीटिंग साइकियाट्रिस्ट आपको बताए उतनी ड्यूरेशन दवा खा के आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, या जिसको इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, वो भी एक तरीका होता है सिवियर रेजिस्टेंट डिप्रेशन जो दवा से नहीं ठीक होता उसको ठीक करने का, और वो बहुत सेफ तरीका होता है। अनलाइक जो मीडिया में प्रोजेक्शन है ईसीटी का, उस तरह का उसमें कुछ भी नहीं होता। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड तरीका होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं वो कितना सेफ ईसीटी तरीका है ट्रीटमेंट का। मैम जैसे कि आपने अभी ट्रीटमेंट के बारे में बताया, तो क्या इस ट्रीटमेंट के बाद कोई रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ? ट्रीटमेंट रिलेटेड रिस्क उतने ही होते हैं जैसे भी कि किसी फिजिकल बीमारी का इलाज जो आप करते हैं, जितने एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स उन दवाओं के हो सकते हैं, वही एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स साइकियाट्रिक वाली दवाओं के भी होते हैं। अगर आप प्रॉपर सुपरविजन में, प्रॉपर डोजेस में जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है दवा खाएंगे, तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइड इफेक्ट किसी दवा का नहीं होता, कोई डिपेंडेंस भी नहीं होता। हाँ, डिप्रेशन के सेल्फ डिलीटीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि सुसाइड। अगर हम डिप्रेशन अनट्रीटेड छोड़ दें तो सुसाइड, मोस्ट ऑफ द सुसाइड्स आर कॉज्ड बाय डिप्रेशन। तो हम डिप्रेशन ट्रीट करके ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो लाइफ कभी सुसाइड की वजह से लॉस हो सकती थी उसको हम सेव कर सकते हैं। तो इन दैट वे सुसाइड इज अ रिस्क ऑफ डिप्रेशन, बट दवाओं का एज सच कोई एडिशनल रिस्क नहीं है। मैम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई इंसान जो होता है वो किसी बीमारी से ग्रस्त होता है, तो उसे अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल में बहुत से चेंजेस करने पड़ते हैं उसके इलाज के दौरान और उस बीमारी के दौरान। तो डिप्रेशन के टाइम पे ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जो आपको एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करने चाहिए? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जो प्रिवेंशन है वही उन पेशेंट्स का अपने लेवल पे इलाज है कि पेशेंट एक रूटीन बनाए, क्योंकि डिप्रेशन के पेशेंट्स को किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं फील होता। तो थोड़ा सा पुश करके एक डेफिनेट रूटीन बनाएं, थोड़ा सा एक्सरसाइज इंक्लूड करें, हेल्दी डाइट इंक्लूड करें, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क या हॉबीज़ अपने रूटीन में इंक्लूड करें। बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बातचीत करें, उसी से जो छोटे छोटे चेंजेस आते हैं पेशेंट्स को ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होने लगता है। मैम जाते जाते आप हमारे जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनके आस पड़ोसी जो भी डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, उन्हें आप क्या सुझाव या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा सुझाव यही है कि डिप्रेशन बहुत ईजिली ट्रीटेबल बीमारी है। अगर आपको लगता है कि आप मैनेज कर सकते हैं, बातचीत करके सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं, दैट्स फाइन। मगर अगर आपको लगता है सिम्टम्स परसिस्टेंट हैं या परेशान कर रहे हैं, तो डॉक्टर को दिखाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। जैसे कोई भी फिजिकल बीमारी का इलाज होता है, वैसे ही डिप्रेशन का भी इलाज होता है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। दवाओं से डिप्रेशन की कोई एडिशनल रिस्क नहीं होता, और आप एक बिल्कुल अच्छी, हेल्दी, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद। और अगर आप पहले से ही इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें अपने रूटीन में, जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, तो वो चांसेस खुद ही कम हो जाते हैं डिप्रेशन के। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल सजेशंस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। वेलकम। तो ये थी हमारे साथ चंदन हॉस्पिटल से डॉक्टर ईशा शर्मा, जिन्होंने हमें बताया कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी में डिफरेंस क्या है, उसके सिम्टम्स, कॉजेस या उसका इलाज क्या है, और हमें किस तरह के चेंजेस चाहिए अपने लाइफस्टाइल में ताकि हम डिप्रेशन से बच सकें। आगे फिर मिलेंगे आपसे किसी नए बीमारी के बारे में बात करने के लिए किसी नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में।